गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व में हमारा जो बायोलॉजी का पोर्शन है, किसका पोर्शन है बेटा? बायोलॉजी का जो पोर्शन होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 11 से लेकर, कहां से लेकर बेटा? चैप्टर नंबर 11 से लेकर हम लोग बेटा 15 चैप्टर तक कवर करने वाले हैं। अब क्या रहेगा बेटा यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों के एग्जाम बहुत नजदीक हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो हम लोग बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 तक यानी कि 5 चैप्टर में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं बेटा, वो सारे क्वेश्चनों को बेटा मैं यहाँ पर आपको लेके आया हूँ। अब आपको करना क्या है बेटा, एक प्रॉब्लम काफी सारे बच्चों की है कि सर हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है कि सर आप इंग्लिश में स्लाइड बनाइएगा या हिंदी में बनाइएगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। यहाँ पर जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा या जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उन सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है बेटा, डिस्क्रिप्शन में बेटा मैं क्या दे दूंगा आपको, इस सारे क्वेश्चंस की लिंक दे दूंगा। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्म में बेटा क्या होगा, नोट्स ओपन हो जाएंगे। पहले आपको एक हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर गुरुदेव, और एग्रीकल्चर गुरुदेव नामक ऐप डाउनलोड करने के बाद बेटा फिर आपको क्या होगा, वो डायरेक्ट नोट्स बेटा पीडीएफ फॉर्म में दिखाई दे जाएंगे। तो चाहे आप हिंदी से हो चाहे आप इंग्लिश से हो, दोनों ही लैंग्वेज में आपको चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 तक के नोट्स बेटा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये वही नोट्स होंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा, यही नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको हमारे साथ में अभी से लेकर लास्ट तक वीडियो को पूरा देखना है, सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, और समझने के बाद बेटा फिर जब आप उसको नोट्स से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? तो चलेगा बच्चों, सबसे पहला जो आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्यकी किसे कहा जाता है। ठीक है बच्चे, देखते हैं पादप कार्यकी से क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर है, बाष्पोत्सर्जन और बाष्पीकरण में क्या अंतर होता है? डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड एवोपरेशन। दो डिफरेंस बेटा आपसे पूछे गए हैं। एक तो आपसे पूछा गया है कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है, और दूसरा आपसे पूछा गया है एवोपरेशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपायरेशन क्या होता है, और दूसरा बेटा आपसे पूछा गया है एवापोरेशन क्या होता है या बाष्पीकरण क्या होता है। ठीक है बेटा, क्या पूछा गया है? एवापोरेशन। ठीक है बच्चे, चलिएगा हम पॉइंट टू पॉइंट इसको जान लेते हैं, देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा अगर आप यहाँ पर देखना चाहोगे, मैं आपको बेसिक बताना चाहूँ कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है या एवापोरेशन क्या होता है। समझिएगा बेटा, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक प्लांट का एक पौधा लेता हूँ बेटा, मैंने एक ले लिया बेटा, यहाँ पर कोई प्लांट ले लेता हूँ। समझने के लिए बेटा थोड़ा सा ड्राइंग मेरी थोड़ी ज्यादा बेकार है बेटा, लेकिन आप लोग समझ लेना कि मैं आपको क्या यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ बेटा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इस बात को आपको समझेंगे तो आप डेफिनेटली बेटा यहाँ से कुछ ना कुछ फायदा लेके जाएंगे, और एग्जाम में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर एक प्लांट लिया। अब देखिए बेटा, बात समझिएगा, ये प्लांट है, इसकी ये रूट जोन है बेटा, ये रूट जोन है, ये प्लांट है बेटा। अब होता क्या है, प्लांट में जब भी कभी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है तो जनरली सभी प्लांट अपनी रूट के द्वारा, कहां से बेटा, अपने रूट्स के द्वारा बेटा क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। किसी भी प्लांट की रूट्स के द्वारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब क्या हुआ बेटा, कोई भी न्यूट्रिएंट्स था, सपोज कीजिए बेटा यहाँ पर N एक न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट्स है, तो पौधे की रूट पे बेटा रूट हेयर होते हैं, और इस रूट हेयर के द्वारा बेटा क्या किया गया, इस पोषक तत्व को बेटा यहाँ से एब्जॉर्ब किया गया, यहाँ से ले लिया गया, किसके द्वारा,
रूट के द्वारा। अब बेटा रूट के द्वारा इसका पोषक तत्व को ले तो गया, लेकिन रूट के द्वारा इस पोषक तत्व को यहाँ से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स तक प्लांट के इस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना पड़ेगा। तो उस पार्ट तक पहुंचने के लिए ये न्यूट्रॉन, ये जो नाइट्रोजन है बेटा, ये नाइट्रोजन सबसे पहले प्राइमरी रूप से ये रूट इसको तभी लेगी जब ये पानी के साथ में घुलकर सॉल्यूशन बना लेगा। बेटा क्या बना लेगा? सॉल्यूशन बना लेगा, यानी कि पानी के साथ में ये घुल जाएगा। अगर ये पानी के साथ में घुला होगा मेरे बच्चे, तब क्या करेगा? प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या होगा बेटा? यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स पौधे ने घुलकर बेटा सपोज करो यहाँ पर आ गया। अब क्या करेगा बेटा? नीचे से प्लांट और पानी को एब्जॉर्ब करेगा। जब नीचे से पानी एब्जॉर्ब होगा तो पानी बेटा क्या करेगा? इसको बाउंस करता जाएगा, इसको ऊपर की ओर ढकेलता जाएगा, इसको ढकेलता जाएगा, ढकेलता जाएगा, और ये बेटा क्या होगा? विभिन्न प्लांट के विभिन्न भागों तक बेटा क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स हमारे पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा बेटा? जब पानी नीचे से ढकेल कर ऊपर पहुंच गया, पहुंच गया तो ऊपर क्या होगा? पूरा प्लांट भर गया, पूरा प्लांट भर गया, फुलफिल हो गया। अब क्या होगा? अब और पानी कब एब्जॉर्ब कर सकता है वो प्लांट? और पानी को एब्जॉर्ब कब कर सकता है? जब इसकी पत्तियों से ये पानी बेटा क्या हो जाएगा? उड़कर बाहर एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में चला जाएगा, बाहर वायुमंडल में चला जाएगा। तो क्या करता है बेटा? पौधे इस पानी को अपनी पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा उड़ा देते हैं, और उड़ाने के बाद न्यूट्रिएंट्स जो बचते हैं बेटा वो तो प्लांट ने रख लिए, और जो पानी हुआ उस पानी को क्या कर दिया? वायुमंडल में उड़ा दिया, वायुमंडल में ट्रांसपायरेट कर दिया बेटा, या ट्रांसपायरेशन कर लिया, बाष्पोत्सर्जन कर लिया। तो इसके ऊपर दोबारा से पानी की कमी हो गई, नीचे से दोबारा से ये प्रोसेस तरीके से चलती रहेगी, नीचे से पानी जाएगा और ऊपर पत्तियों के द्वारा बाहर निकलता रहेगा। तो इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। मतलब किसी पौधे के द्वारा, पौधे की पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा पानी को जब छोटी छोटी बूंदों के रूप में, अत्यंत छोटी बूंदों के रूप में उड़ाया जाए, बाहर निकाला जाए, इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों की बॉडी से जो पसीना निकलता है, इस तरीके से पानी क्या होता है? जीव के शरीर से छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। इसे बेटा हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब दूसरी प्रोसेस समझिए बेटा, दूसरी प्रोसेस होती है एवोपरेशन। क्या होती है बेटा? एवोपरेशन। एवोपरेशन को समझिएगा। एवोपरेशन बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है। लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब क्या है? देखो बेटा, ये है बेटा हमारे सूर्य देवता। ये कौन है बेटा? सूर्य देवता। कहोगे भाई अभी तो पीले हो रहे हैं, ये गुस्से में लाल नहीं हो रहे हैं। कैसे बेटा? ये सूर्य देवता है हमारे। अब क्या है? ये सूर्य देवता है बेटा, और ये क्या करेंगे? इनसे धूप जो होगी, तो धूप से देखा हो बेटा आपने, किसी भी सतह पर कहीं भी बेटा उपस्थित पानी हो, जैसे मान लो बेटा ये कोई सरफेस, एक तालाब है, ये क्या है बेटा? एक मैं तालाब बनाता हूं बेटा, यहाँ पर एक तालाब है। इस तालाब में सपोज करिएगा बेटा, अगर कोई पानी भरा हुआ है, तो अगर ये पानी लंबे समय तक भरा रहेगा और अगर धूप होगी तो धीरे धीरे पानी क्या होने लगेगा बेटा? ऊपर जाने लगेगा। धीरे धीरे पानी क्या करने लगेगा? ऊपर जाने लगेगा। अब बेटा मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है, ये कोई है बेटा, एक क्या है? एक व्यक्ति है, और ये गर्मी में बेटा, गर्मी की दोपहरी में बेटा खुली धूप में बाहर खड़ा रहेगा, तो ये न चाहते हुए भी इसके बॉडी से बेटा पानी क्या होगा? बाष्प बनकर उड़ने लगेगा। अगर आपको याद हो मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा, ग्लूकॉन डी का ऐड देखा होगा, उसमें एक बच्चा खेलता रहता है, एक बच्चा खेलता रहता है बेटा, और सूर्य भगवान उसकी बॉडी से इस तरीके से एक पाइप लगाकर क्या करते हैं बेटा? पानी को चूसते हैं, है ना? ये एवोपरेशन है। एवोपरेशन मतलब कोई भी लिविंग न चाहे कि पानी बाहर निकले, फिर भी पानी बाहर निकले। आपने सुना होगा इंसानों में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं एवोपरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एवोपरेशन। क्लियर है बेटा? तो देखिएगा, एक बार समझते हैं और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए बच्चे, क्या है? यह एक जैविक क्रिया है। जैविक का मतलब जो लिविंग में होती है, जीवितों में होने वाली क्रिया है। बायोटिक एक रिएक्शन है। क्लियर है बेटा? मैं फिर बता चुका हूं बेटा, इंग्लिश वाले जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं और अगर उनके मन में डाउट है कि सर इंग्लिश में पढ़ाइएगा, तो मेरे बच्चों मैं आपको बता चुका हूं, हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। आप उस लिंक से ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको पूरी बायोलॉजी के नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, तो वहां पर जाकर आप इनको रीड कर सकते हैं।
कैसी प्रोसेस है बेटा? इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड ये बेटा कैसी है? इट इज फिजिकल प्रोसेस, ये भौतिक क्रिया है। आगे देखेंगे बेटा, इसमें विभिन्न दाब उत्पन्न होते हैं बेटा। सुनिएगा बेटा, जब किसी जीवित जीव के द्वारा पानी बाहर निकलता है तो बहुत सारे प्रकार के प्रेशर उत्पन्न होते हैं। उन प्रेशरों के द्वारा बेटा, उन दाब के द्वारा पानी को रिलीज किया जाता है, जबकि बेटा इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर, कोई दाब उत्पन्न नहीं होता। आगे देखेंगे बेटा, यही क्रिया रक्षक कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये क्रिया गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल होती है। इट इज कंट्रोल्ड प्रोसेस बाय गार्ड सेल। मतलब मेरे बच्चों ये है कि किसी भी पौधे से जो पानी बाहर निकलता है, मैंने आपको बताया वो रंध्रों से निकलता है, यानी कि स्टोमेटा से निकलता है। स्टोमेटा बेटा दो बेटा क्या होते हैं? दो कोशिकाओं से ढके होते हैं। इस तरीके से बेटा दो सेल्स होती हैं। ये जब खुलती हैं तो क्या होता है बेटा? स्टोमेटा खुल जाते हैं, और जब ये फूल जाती है, जब ये पिचक जाती हैं बेटा, या इस तरीके से हो जाती हैं संकुचित, तो क्या होता है? स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं इनको बोलते हैं गार्ड सेल। तो ये क्या होती है? रक्षक कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होती है। जबकि बेटा मैंने बताया ट्रांसपायरेशन, एवोपरेशन जो बेटा एक अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल रिएक्शन है। आगे देखो बेटा, इस क्रिया में जीवित पौधे की सतह से जल वाष्प बाहर निकलता है। जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, मतलब अत्यंत छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है पौधों से, या बेटा हम कहें जीवित पौधों से। जबकि बेटा यह जो दूसरी वाली क्रिया है, यह खुली सतह से भी हो सकती है, जैसे हमने तालाब बताया, नदी बताई, नहर बताई। खुली सतह से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। आगे देखेंगे बेटा, इस क्रिया में रंध्रों की आवश्यकता होती है। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि जल रंध्रों के द्वारा बाहर निकलते हैं, जबकि इस क्रिया में रंध्रों की आवश्यकता नहीं होती। कोई किसी प्रकार का कोई रंध्र जरूरी नहीं होता। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आ जाइए। वाष्पोत्सर्जन आप समझ गए होंगे बेटा। वाष्पोत्सर्जन को मैंने आपको ट्रांसपायरेशन को बहुत अच्छे से समझाया है। हम लोग गटेशन या बिंदु स्राव समझ लेते हैं। क्या समझ ले बेटा? गटेशन क्या होता है, या इसको बेटा कहें बिंदु स्राव क्या होता है। समझिएगा गटेशन क्या होता है बेटा? गटेशन में बेटा क्या होता है, जो पौधे होते हैं रात्रि के समय उन पौधों की पत्तियों से जल छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। इसे बेटा हम गटेशन के नाम से जानते हैं। आप सिंपल से समझिएगा बेटा, हमारी जो उत्सर्जन, या जैसे हमारी बॉडी से पसीना निकल रहा है या हम यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं, वो एक तरीके से बेटा क्या ट्रांसपायरेशन है, जो हम सेल्फ की इच्छा से करें, स्वयं की इच्छा से करें। लेकिन अगर हमें वॉमिटिंग हो जाती है, वो क्या है? गटेशन है, मतलब अनकंट्रोल रिएक्शन है, और बिना पचा हुआ खाना या बिना पचा हुआ जो लिक्विड है वो बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं गटेशन। समझिएगा बेटा कैसे? इस क्रिया में जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। जल बेटा क्या होता है? वेपर के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदों के रूप में, जो खाली आंखों से दिखाई नहीं देती, ऐसे रूप में बेटा बाहर निकलता है। जबकि इस क्रिया में जल बूंदों के रूप में, यानी कि ड्रिप, छोटे छोटे ड्रिप के रूप में, ड्रॉप्स के रूप में बेटा क्या करता है? बाहर निकलता है। यही क्रिया रंध्रों के द्वारा होती है बेटा, स्टोमेटा के द्वारा ये क्रिया होती है। जबकि इस क्रिया में, इस रिएक्शन में किसी प्रकार की किसी स्टोमेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है बेटा, यह क्रिया जल रंध्रों द्वारा होती है, या बेटा हम कहें स्टोमेटा के द्वारा नहीं होती बेटा। ये क्या होती है? हाइड्रोथॉट्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? हाइड्रोथॉट्स के द्वारा होती है। यह क्रिया जल रंध्रों के द्वारा होती है। क्लियर है बेटा? इस क्रिया में रक्षक को, यह क्रिया रक्षक कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब कंट्रोल रिएक्शन है, गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल होती है। जबकि बेटा यह क्रिया गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल नहीं होती, यह एक अनकंट्रोल प्रोसेस है। आगे देखिए बेटा, जो वाष्पोत्सर्जनी क्रिया होती है वो दिन में होती है, जबकि जो गटेशन होता है बेटा वो दिन और रात दोनों में होता है। लेकिन सामान्यतः रात को, जनरली ज्यादातर क्या होता है बेटा? रात को देखने को मिलता है। इस क्रिया में निकलने वाला जल शुद्ध होता है। जल शुद्ध होता है मतलब, जल शुद्ध होता है का मतलब बेटा ये है कि इसमें किसी प्रकार के कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेटा वो पौधे द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और आवश्यकता के अनुसार पानी का पौधा क्या करता है? पानी को बाहर निकलता है। लेकिन इस क्रिया से जो जल निकलता है उसमें शर्करा, खनिज और बहुत सारे प्रकार के बेटा लवण घुले रहते हैं, और बहुत सारे प्रकार के इसमें क्या होता है बेटा? पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं। ठीक है बेटा? अब देखिए बेटा विसरण और देखिएगा परासरण। विसरण और परासरण, विसरण और परासरण समझिएगा बेटा। विसरण और परासरण किसकी बात कर रहे हैं बेटा? विसरण
ऑस्मोसिस और बेटा परासरण, मिश्रण और परासरण। देखिए बेटा ये क्या हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए बेटा, ये मिश्रण और परासरण समझाने के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं बेटा, एक यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि मिश्रण और परासरण क्या होता है। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप इसको अच्छे से बेटा क्या करना, अपने नोट्स में पढ़ लेना, याद कर लेना, समझ लेना। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बात बेटा किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। और बात बेटा किसकी कर रहे हैं, ऑस्मोसिस की कर रहे हैं, ऑस्मोसिस की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डिफ्यूजन की और ऑस्मोसिस। अब बेटा मैं बताता हूं आपको डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूज होने का मतलब होता है फैलना। डिफ्यूज मतलब होने का मतलब क्या होता है, फैलना। ठीक है बेटा, डिफ्यूज मतलब जैसे आपने सुना होगा बेटा, बॉम्ब डिफ्यूज हो गया। बॉम्ब डिफ्यूज हो गया मतलब बॉम्ब फटा नहीं, बॉम्ब फैल गया, है ना। एक तरीके से एक छोटे से पार्ट में क्या था, बॉम्ब था, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स थे, कुछ परमाणु थे, और इस बॉम्ब को जैसे ही गिराया या इसका जैसे ही कुछ ब्लास्ट किया तो ये बॉम्ब क्या हुआ, डिफ्यूज हुआ। डिफ्यूज होने का मतलब इसकी जो छोटी सी जगह में जो मॉलिक्यूल्स थे वो पूरे में फैल गए, डिफ्यूज हो गए, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। सब कुछ कीजिएगा बेटा, मेरे पास कोई एक बॉटल है, कोई एक बॉटल है, और ये बॉटल जो है मेरे बच्चों, ये बॉटल में बना देता हूं। हमारे पास कोई एक बेटा बॉटल है, और ये बॉटल में कहूं आपसे पता किसकी है बेटा, ये सेंट की एक बोतल है। किसकी बोतल है बेटा, सेंट। सेंट का मतलब बेटा इसमें क्या है, स्प्रे है, स्प्रे है। ये बेटा मैं मान लेता हूं ये गैस सिलेंडर है। क्या है, गैस सिलेंडर है। सपोज कीजिएगा बेटा मैं ये कहूं कि ये बोतल यहाँ पर रखी हुई है, स्प्रे की बोतल रखी हुई है, और मैंने अचानक से क्या किया, अचानक से क्या किया बेटा, मैंने समझना बहुत अच्छे से, समझना बहुत जरूरी है। मैंने अच्छे से क्या किया, इस बोतल को एकदम से काट दिया, एकदम से काट दिया। क्या हुआ, इसके अंदर जो गैस थी वो क्या होगी, ऐसी की ऐसी गैस निकल के यहां बगल से खड़ी हो जाएगी। क्या यहां बगल से खड़ी हो जाएगी, या इसकी गैस निकल कर पूरे कमरे में चारों जगह डिफ्यूज हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी इस तरीके से। बता डिफ्यूज हो जाएगी, या बिल्कुल बेटा क्या होगी, गैस, अगर हम गैस को छोड़ते हैं, गैस को काट देते हैं, सिलेंडर फट जाता है, या सिलेंडर से बेटा हमने क्या किया, आप घर पे खाना बनाते हैं, कभी गलती से गैस खुली रह जाए तो क्या होता है बेटा, बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है। मतलब वो गैस क्या हो रही होती है, पूरी जगह पे डिफ्यूज हो रही होती है। क्या हो रही होती है बेटा, डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब होता है फैलना। किसमें हो रही है बेटा, गैस डिफ्यूज हो रही है। ठीक है बेटा, इतनी सी बात समझ में आई। अब कहेंगे सर क्या अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो समझे बेटा, तो समझे। डिफ्यूजन का मतलब होता है बच्चे फैलना। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है बेटा, फैलना। क्या होता है बेटा, फैलना। आपको मैंने सिंपल सा कहा, कोई सिलेंडर है, हमने उसको जब काटा तो पूरे कमरे में गैस क्या हुई, डिफ्यूज हो गई, पूरे कमरे में गैस फैल गई। अगर साइंटिफिकली इसको देखें बेटा तो मैं ये कह सकता हूं कि जब गैस को किसी हाई प्रेशर से, है ना, ये इसी को बेटा कह सकते हैं हाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बेटा कितना है इसका, हाई है। जब हाई कंसंट्रेशन से छोड़ा जाता है, कहां पर बेटा, लो कंसंट्रेशन में, या बेटा हम कहें लो प्रेशर में, तो ये गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं बेटा, ये मेरे हाथ में एक स्प्रे है। इस स्प्रे के अंदर क्या है बेटा, सुगंध, खुशबू, स्मेल या गैस भरी हुई है। इस गैस को अगर मैं यहां से खोलता हूं तो ये गैस यहां पर, इसका कंसंट्रेशन हाई है, ये कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है, ये गैस बाहर निकलेगी। कहां पे निकलेगी बेटा, बाहर निकलेगी, और बाहर निकल के इस कमरे में फैलना चाहेगी। कहां पर फैलना चाहेगी, जहां पर ये नहीं है, जहां पर ये नहीं है या जहां पर ये कम है, यहां से निकल के इस कमरे में फैलना चाहेगी। मतलब हाई प्रेशर से कहां जाएगी बेटा, लो प्रेशर की ओर जाएगी। टायर कभी फटा बेटा तो टायर के अंदर हवा है, हवा एकदम से फुस से निकल गई, क्यों, वहां उस टायर के अंदर हवा का प्रेशर ज्यादा था, और हवा अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर गति करती है, अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती है। यही बेटा क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अगर आपको समझ में अच्छे से बेटा यहां पर आ गया होगा, अगर आ गया है बेटा, अगर आ गया है तो आपको बेटा क्या करना है, आपके वीडियो के नीचे लाइक बटन दिया गया उसको क्लिक कर दें, बगल से बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें। क्यों बेटा, ऐसा क्यों करना है, जिससे कभी भी वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए।
इसके साथ ही साथ बेटा आपको सब्सक्राइब भी कर देना है। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, तो इस वीडियो को अपने जैसे और जरूरतमंद लोगों के पास शेयर कर दें, जिससे ज्यादातर लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का एक साथ फायदा हो सके। ठीक है बच्चे, आगे जाइएगा। ऑस्मोसिस क्या है, या हम कहें बेटा ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस समझिएगा। ऑस्मोसिस बेटा सिंपल सा ऐसा लीजिएगा बेटा, मैं एक एग्जांपल सिंपल सा लेता हूं, इसमें जो आपके नोट्स में एग्जांपल है वही आपको याद करना है। किशमिश का खीर में फूल जाना है या किशमिश का पानी में फूल जाना। क्या ले रहा हूं बेटा मैं, किशमिश ले रहा हूं एक। किशमिश सभी जानते होंगे बेटा। किशमिश को बेटा अगर मैं कहाँ डालूं बेटा, पानी के अंदर डालूं। कहाँ पर डालूं बेटा, पानी के अंदर डालूं। जब मैं किशमिश को पानी के अंदर डालता हूं तो देखिएगा बेटा, जब मैं ये थी बेटा हमारे पास छोटी सी किशमिश। जब मैं इस किशमिश को पानी में डालता हूं तो आप देखोगे कुछ घंटों बाद ये किशमिश जो होगी बेटा क्या हो जाएगी, इस तरीके से फूल जाएगी, खुश हो जाएगी कि वाह यार तुमने कहाँ डाल दिया पानी में, मजा आ गया। किशमिश क्या हो जाएगी बेटा, फूल जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपने देखा होगा किशमिश को हम लोग खीर में डालते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब बेटा हम क्या करेंगे, किसी चीज को, किसी को, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे बेटा, आपने किशमिश को डाल दिया, या आपने जनरली किशमिश को फूलते हुए बेटा आपने जनरली देखा होगा, है ना, हम लोग खीर वगैरह में डालते हैं तो ये क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्यों ऐसा होता है बेटा, होता क्या है, ये जो किशमिश थी, समझते मेरी बात को बेटा, ये जो किशमिश थी इसके अंदर कोई ना कोई मटेरियल भरा हुआ था। इस किशमिश के अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ था, कुछ ना कुछ पदार्थ था बेटा। ये पदार्थ और ये जो बाहर पानी भरा हुआ है, ये जो बाहर पानी भरा हुआ है, इस पदार्थ में बेटा हम कंसंट्रेशन देखते हैं, सांद्रता देखते हैं। कंसंट्रेशन मतलब मात्रा देखते हैं। तो आप देखोगे कि जो बाहर पानी भरा हुआ है वो कम मीठा है और किशमिश जो अंदर है वो ज्यादा मीठी है। बाहर पानी भरा हुआ है, कम मीठा है, किशमिश ज्यादा मीठी है, ज्यादा गाढ़ी है, ज्यादा सांद्र है। तो क्या होगा बेटा, जहां पे सांद्रता, कंसंट्रेशन कम होती है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स अधिक सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा बेटा तो दूसरी भाषा में समझिएगा। मैं यहाँ पर बेटा आपको मैंने 3 बर्तन लिए, तीनों बर्तन बराबर साइज के हैं, आप ऐसा मान के चलेंगे। 3 बर्तन लिए बेटा, तीनों में पानी है बेटा, 1 लीटर पानी इसमें भी है, 1 लीटर पानी इसमें भी है और 1 लीटर पानी इसमें भी है। अब बेटा मैंने क्या किया, इसमें शक्कर डाली। क्या डाली, शुगर। क्या डाली बेटा, शुगर। अगर मैं इसे शक्कर डालता हूं, इसमें भी शक्कर डालता हूं और इसमें बेटा क्या डालता हूं, शक्कर। और कितनी डालता हूं बेटा, इसमें मैं डालता हूं, इस वाले में डालता हूं मैं 200 ग्राम शक्कर, इसमें डालता हूं बेटा 400 ग्राम शक्कर और इसमें डालता हूं 600 ग्राम शक्कर। आप मुझे बताइएगा सबसे ज्यादा मीठा क्या होगा, तो डेफिनेटली आप कहोगे सबसे ज्यादा मीठा सर ये होगा 600 ग्राम वाला। सबसे कम मीठा क्या होगा, सबसे कम मीठा 200 ग्राम वाला होगा। यस और नो। या हम दूसरी भाषा में कहें बेटा कि गाढ़ा क्या होगा, तो डेफिनेटली 600 वाला गाढ़ा होगा। तो यही बेटा होता है हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन, मतलब जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स घुले हुए हैं, जो ज्यादा गाढ़ा है उसको बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन, और जिसमें कम घुले हुए हैं बेटा उसको बोलते हैं लो कंसंट्रेशन। इतनी बात समझ में आई। तो इसी प्रकार से बेटा हम देखें तो ये जो पदार्थ है, जो किशमिश है, इसके अंदर ज्यादा गाढ़ापन है, गाढ़ी है ना, सूखी है, पानी कम है, और इसमें पानी ज्यादा है। इसको बेटा ये भी तो कह सकते हैं इसमें 600 ग्राम शक्कर है तो पानी कम है, इसमें पानी ज्यादा है। ऐसे बेटा इस किशमिश के अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, तो बाहर से पानी इस किशमिश के अंदर जाने लगेगा और तब तक जाएगा जब तक इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता, अंदर और बाहर पानी की मात्रा बराबर नहीं हो जाती, तब तक जाने की कोशिश करेगा। इसी बेटा हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। क्लियर है बेटा, इतनी सी बात समझ में आई। अब बेटा बताओ, यहां से इस बोतल, ये बोतल टूट गई थी, उसके बाद कमरे में, पूरे कमरे में इतना फैल रहा था, सेंट फैल रही थी, खुशबू फैल रही थी, तो इनके बीच में कोई लेयर नहीं आ रही थी। अगर लेयर आती तो ये रुक जाता है फैलना, लेयर नहीं होती तब ये फैलता है। लेकिन यहां पर बेटा पानी इस बॉल के होते हुए, इस बॉल से होता हुआ अंदर जा रहा है, इस दीवार से होते हुए अंदर जा रहा है। अगर ये दीवार नहीं होती तो इसका मटेरियल पूरा इसके पानी के अंदर फैल जाता, इसमें पानी नहीं भर पाता। तो इसमें एक बॉल की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें बॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। धीरे से बेटा हम इससे जान लेते हैं। एक बार आप घर पे पढ़ोगे, एक बार मेरा वीडियो अच्छे से देखोगे, एक बार फिर पढ़ोगे, डेफिनेटली बेटा आपको समझ में आएगा। और ये भी मैं गारंटी देता हूं आपने अभी तक इतने अच्छे से समझा भी नहीं होगा चीजों को। समझिएगा बेटा, मैं आपको समझाता हूं बेटा। देखिएगा क्या लिखा है बेटा, विसरण वही क्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु, विसरण मतलब डिफ्यूजन, विसरण मतलब बेटा क्या, डिफ्यूजन। किस बेटा, डिफ्यूजन।
और बेटा ये क्या है बेटा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस याद रखेंगे मेरे बच्चों, क्या है ऑस्मोसिस। देखिए बेटा, डिफ्यूजन इज अ रिएक्शन। डिफ्यूजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। मतलब गाढ़ेपन से कहां जाते हैं, कम सांद्रता में जाते हैं। सिलेंडर के अंदर गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा था, वहां से गैस बाहर की ओर जा रही है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है। जबकि बेटा परासरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के अणु कम सांद्रता से, ध्यान रखना है बेटा, कहां से जा रहे हैं, कम सांद्रता से कहां जा रहे हैं, अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं। कम सांद्रता से बेटा कहां जा रहे हैं, अधिक सांद्रता से की ओर, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं। अपोजिट रिलेशन है इससे और इसमें, क्या है, अपोजिट है। इस क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली, मतलब अर्धपारगम झिल्ली का मतलब होता है सेमी परमेबल लेयर, ऐसी लेयर जिसमें कुछ चीजें अंदर जा भी सके और कुछ चीजें जा भी ना सके, मतलब कुछ जा सके कुछ न जा सके, उसे बोलते हैं सेमी परमेबल लेयर। तो सेमी परमेबल लेयर थी बेटा, उसकी लेयर थी ऊपर की, तो आवश्यकता नहीं होती इसमें, आवश्यकता डिफ्यूजन में आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें सेमी परमेबल लेयर की आवश्यकता होती है। सेमी परमेबल लेयर, सेमी परमेबल लेयर रिक्वायर्ड होती है। बात समझ में आई बेटा? यह एक दिशात्मक क्रिया है। यह क्रिया ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में होती है। बेटा एक दिशात्मक क्रिया, एक दिशात्मक क्रिया का मतलब बेटा यह है कि ये बोतल थी सेंट की, ये बोतल फूटेगी तो डेफिनेटली इससे मॉलिक्यूल्स बेटा क्या होंगे, बाहर ही निकलेंगे। कहां निकलेंगे बेटा, बाहर ही निकलेंगे, वापस इसमें नहीं भर सकते, वापस में इसमें नहीं भर सकते, अपने आप नहीं भर सकते। आप भरेंगे वो बात अलग है, लेकिन अपने आप नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा यह द्विदिशात्मक यानी कि बाइलेटरल रिएक्शन है। मतलब बेटा ये कि किशमिश, देखो बेटा एक ये किशमिश थी, इसके अंदर पानी भरा, ये फूल गई। अब सब कुछ करो बेटा, बाहर पानी की कमी हो गई, बाहर क्या हो गई, पानी की कमी, और इसको ऐसी जगह रख दिया जहां पानी की कमी है। मतलब इस फूली हुई किशमिश को मैंने चाशनी में डाल दिया, या बेटा हम कहें इस फूली हुई किशमिश को हमने चाशनी में डाल दिया या शक्कर में डाल दिया। चाशनी का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, इसके अंदर से पानी दोबारा से बाहर निकल जाएगा और दोबारा से क्या जाएगी, पिचक जाएगी। सुनो बेटा, पहले छोटी थी, पिचकी थी, पानी में डाल दिया, फूल गई, है ना, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गया, लो हो गया। कंसंट्रेशन क्या हो गया, लो। अब इसको हम चाशनी में डालें जो इससे भी ज्यादा गाढ़ी होगी, तो क्या होगा, इसके अंदर से मटेरियल बाहर निकल जाएगा। तो ये हुई ना द्विदिशात्मक क्रिया, दोनों साइड की क्रिया है। लेकिन यह क्रिया केवल द्रवों में होती है, लिक्विड में होती है, जबकि बेटा तीनों फॉर्म में होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में होती है डिफ्यूजन। इस क्रिया में कोई दाब उत्पन्न नहीं होता, किसी प्रकार का कोई प्रेशर जनरेट नहीं होता, लेकिन इस क्रिया में प्रेशर जनरेट हो जाता है क्योंकि जो किशमिश फूली है तो उसकी बाहरी सेल पर प्रेशर नहीं लग रहा होगा, इस ताकत लग रही है, फट ना जाएगी। आगे देखो बेटा, इत्र का कमरे में फैलना इसका एग्जाम्पल है, और अंगूर का चीनी की घोले पिचक जाना या सिकुड़ जाना इसका एग्जाम्पल है। अंगूर को चीनी के घोले में डाल दोगे तो सिकुड़ जाएगा, और किशमिश को अगर दूध में या पानी में डाल दोगे तो फूल जाएगी। दो एग्जाम्पल इसके हो गए, अच्छे से नोट कर लेना बेटा, चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। आगे देखिएगा बच्चे, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर बेटा आपने पहले वीडियो देखे रहे होंगे कई सारे, मैं इसका डिफरेंस समझा देता हूं आपको, समझ लीजिएगा। देखिए बेटा, समय का अभाव अगर नहीं होता तो डेफिनेटली जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझने में थोड़ा मजा आता, लेकिन चूंकि एक साथ में 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग स्पीड करेंगे, थोड़े से आप जल्दी करेंगे तो आपको सारी चीजें बेटा धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करोगे, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा, चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। समझिएगा बेटा, मन नहीं मान रहा बेटा, मैं बता देता हूं आपको। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। समझिएगा मेरे बच्चों, हरे जो पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं, वो जल यानी कि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जल यानी कि H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की उपस्थिति में के द्वारा, किसकी उपस्थिति बेटा, प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में, और साथ में बेटा क्लोरोफिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए, क्लोरोफिल। मैं बता देता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट तभी ग्रीन होंगे जब उसमें क्लोरोफिल होगा। किसी भी पौधे का हरा रंग बेटा क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो चाहे तो बेटा हम ये कहते हैं हरे पौधे, चाहे हम कहते हैं क्लोरोफिल युक्त पौधे। प्रकाश की उपस्थिति मतलब क्या हो बेटा, प्रकाश हो, लाइट हो, लाइट के प्रेजेंस में जल H2O
और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये 6 क्यों लिया? 6 मॉलिक्यूल, 6 अणुओं में 6 अणु जल के 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या करते बेटा? C6H12O6 प्लस 6O2, C6H12O6 मतलब बेटा C6H12O6 का मतलब होता है ग्लूकोज। क्या मतलब होता है बेटा? ग्लूकोज। तो हरे पौधे जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज बेटा पौधों का भोजन होता है, तो हम कह सकते हैं प्लांट फूड या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि बेटा ये जो भी चीज बन रही है वो किसकी उपस्थिति में बन रही है? प्रकाश की उपस्थिति में बन रही है, इसलिए इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब क्या हुआ बेटा? ये जो खाना पौधे ने बनाया था C6H12O6, ये खाना जो पौधे ने बनाया था वो खाना ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति दोनों ही क्रिया में दोबारा से क्या होता है बेटा? टूट जाता है। क्या होता है बेटा? टूट जाता है। ये बेटा क्या होता है? बनाया हुआ खाना भोजन बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोबारा से टूटता है। दोबारा से बेटा क्या होता है? टूटता है। और इस रिएक्शन को ही बेटा क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? श्वसन। क्या कहते हैं बेटा? श्वसन। मतलब खाना बनना बेटा क्या है? प्रकाश संश्लेषण। खाने का टूटना क्या है? श्वसन। अब बेटा आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर पौधे कितने बेवकूफ हुए, उन्होंने C6H12O और 6CO2 से बेटा क्या बनाया? जल और ग्लूकोज, वो सॉरी बेटा ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाई। अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लेके बेटा इन्होंने फिर तोड़ दिया, फिर वही बना दिया। जिससे जब ये सब किया तो इन्होंने क्यों की इतनी मेहनत? इतनी मेहनत इन्होंने क्यों की? ये सिंपल सा बेटा इसका फंडा है, याद रखेंगे बेटा। हम लोगों ने खाना खाया, आपने खाना खाया, और खाना खाना कभी भी एनर्जी का सोर्स नहीं होता। मतलब आप सपोज करें बेटा आपको लूज मोशन हो रहे हैं, आपको दस्त हो रहे हैं और आप डेली खाना खा रहे हो, लेकिन वो खाना आपके अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आप खाना खाते हो लेकिन खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। लूज मोशन में क्या होता है? खाना खा रहे हैं लेकिन खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो आप देखोगे आप दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाओगे। मतलब बेटा खाने से एनर्जी नहीं आती, खाने के डाइजेशन होने से आती है, खाने के पचने से आती है। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा प्लांट? इन्होंने खाना बनाया, उस खाने को डाइजेस्ट कर दिया, दोबारा तोड़ दिया। जब खाना बनना और टूटने के दौरान बेटा क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा निकलती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग बेटा क्या करते हैं? पौधे करते हैं। और इस प्रोसेस में बेटा क्या होती है? कुछ ऊर्जा निकलती है, 786 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है बेटा। इस एनर्जी का उपयोग करके बेटा क्या करते हैं? पौधे ग्रो करते हैं। तो ये चीजें समझ में थोड़ी बहुत आपको आई होंगी, बाकी बेटा हम लोग यहां से समझते हैं। ठीक है, यह एक कैटाबॉलिक क्रिया है। कैटाबॉलिक का मतलब बेटा अपचयक या नाशात्मक। नाशात्मक का मतलब बेटा क्या? ग्लूकोज नष्ट हुआ था कि नहीं। लेकिन बेटा यह एक एनाबॉलिक यानी कि रचनात्मक क्रिया है, यानी कि इसमें कुछ दो चीजों को मिलाकर कोई चीज बनाई जाती है, जबकि इसमें किसी चीज को तोड़ा जाता है दो या अधिक भागों में। यह सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। श्वसन बेटा सारे जीव करते हैं। आपको ध्यान हो, मैंने कहा कि खाना खा के हम लोग भी खाने को पचाते हैं, सभी लोग पचाते हैं खाने को। लेकिन यह बेटा केवल क्लोरोफिल वाले पौधे में होती है, यानी कि केवल हरे पौधे में होती है। दूसरा बेटा इस क्रिया में O2 को ग्रहण की जाती है। आपको ध्यान हो बेटा हमने लिखा था C6H12O6 प्लस 6O2, मतलब O2 अंदर ली गई थी और CO2 बाहर निकाली गई थी। जबकि इसमें बेटा केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, बेटा ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ बेटा आप लिख लेना, इस क्रिया में CO2 एब्जॉर्ब की जाती है, ली जाती है, और O2 छोड़ी जाती है। समझना बेटा, इस क्रिया में CO2 ली जाती है और O2 रिलीज की जाती है, O2 छोड़ी जाती है। ठीक है बेटा, जबकि इसमें उल्टा है, O2 ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है। यह दिन और रात दोनों में होती है। श्वसनी क्रिया दिन में भी हो सकती है, रात। बेटा खाना खाने के लिए, खाना पचाने के लिए आपको ये थोड़ी करना पड़ेगा रात है हम खाना नहीं पचा रहे या दिन है हम खाना नहीं, डाइजेशन तो प्रोसेस चलती रहती है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जब भी पेट में खाना होगा, जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी हो जाएगी तो बेटा उसके बाद क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन की क्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन यह क्रिया बेटा केवल और केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी। इस क्रिया में पौधे का शुष्क भार घटता है। बेटा घटेगा, डेफिनेटली घटेगा। कुछ चीज बन गई थी, उसका डाइजेशन किया, उसको पचाया गया, तो वेट क्या होगा? कम हो जाएगा। इसमें कुछ खाना खाया है तो वेट क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। क्रिया समझ में आ गई चीजें? ठीक है बेटा, समझ में आई चीजें? आगे आ जाओ बेटा।
अनऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण। बेटा श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, वो दो तरीके का होता है, एक एरोबिक एक एनएरोबिक, मतलब एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो देखिएगा बेटा क्या होता है, ऑक्सीश्वसन मतलब ऐसा श्वसन जो श्वसन की जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको ऑक्सी बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अनऑक्सी यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो वो एरोबिक, और जो ऑक्सीजन के अब्सेंट में हो वो अनएरोबिक। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा बेटा, जो एरोबिक रिएक्शन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसमें भोजन का, उसमें खाने का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन अनुपस्थिति में पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं होता, अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। इसमें अधिक ऊर्जा, जब पूरी तरह से खाना पचेगा तो एनर्जी ज्यादा बनेगी, जब पूरी तरह से नहीं पचेगा तो एनर्जी कम बनेगी। यह क्रिया CO2 एवं जल बनता है बेटा। इस क्रिया में क्या बनेगा, CO2 बनेगी ऑक्सीजन ऑक्सीशोषण में और जल बनेगा, लेकिन अनऑक्सीशोषण में बेटा एथिल अल्कोहल बनेगा और CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। आगे देखिए बेटा, इस क्रिया में अधिक CO2 उत्पन्न होगी, जबकि इस क्रिया में कम CO2, 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और इसमें 6 निकलते हैं बेटा। इसमें 6 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, इसमें बेटा 2 निकलते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से कितनी एनर्जी मिलेगी, 38 एटीपी एनर्जी मिलेगी, जबकि इसमें केवल 2 एटीपी एनर्जी मिलती है, मतलब एनर्जी का लेवल बहुत कम होता है। यह क्रिया जीवन भर होती है बेटा, जीवन भर होती रहती है बेटा, जबकि यह क्रिया, ये तो कोई मतलब का वो नहीं है, अधिक समय तक नहीं होती। ठीक है बेटा, इसको मत रखना, 6 पॉइंट याद रखना, क्योंकि एग्जाम बेटा 4 या 5 नंबर का पूछा आएगा, तो आपका 4 या 5 बहुत है पॉइंट, ऊपर के 6 पॉइंट याद रखना, नीचे का पॉइंट बेटा बेमतलब का है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आई चीजें? आ जाओ दूसरा बेटा, श्वसन और किण्वन। चलिए बेटा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, अगर आप पूरा देखेंगे, पूरा करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और इतना ज्यादा लंबा मैं वीडियो को करना नहीं चाह रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश वाले बच्चों को भी मिल जाएगा, वो पढ़ लें। लेकिन बेटा हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन C3 और C4, ये भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि स्लाइड में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, है ना। एक बार पढ़ लेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि बेटा सारी चीजें अपन लोग करना चाहते हैं, लेकिन वही एक प्रॉब्लम है कि ज्यादा लंबा वीडियो जो होता है बेटा तुम लोगों के लिए ऑड होता है, तुम लोग देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ाई में आप लोगों का मन कम लगता है, गेम चलाने में ज्यादा लगता है। ठीक है बच्चे, अब हमारा बेटा चैप्टर नंबर कौन सा होगा, स्टार्ट 12 स्टार्ट होगा, 12वां नंबर का चैप्टर स्टार्ट होगा। इसका नाम है स्टडी ऑफ फैमिली, यानी कि कुलों का अध्ययन। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस चैप्टर से 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप यहाँ पर, ये चैप्टर बड़ा भी है बेटा, अगर आप अपने आप से पढ़ते हो तो आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा, लेंथी लगेगा, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस तरीके से दिए जाएं जो एग्जाम में आ जाए। आप सभी बच्चों को पता होगा कि एग्जाम इस बार 4 सेट में बनेगा, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के बेटा आप लोग क्या करें, प्रिपरेशन करें। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आप देखोगे तो दिखेगा आपको, क्रूसीफेरी कुल के 5 पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए। आपको बेटा यहाँ पर क्रूसीफेरी फैमिली के किन्हीं 4 प्लांट के नाम और उनके साइंटिफिक नेम यहाँ पर लिखने हैं। ध्यान देंगे बेटा, फिर एक बार समझ लीजिए, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रूसीफेरी फैमिली के किन्हीं 5 पौधों के या 4 पौधों के नाम और उनके वानस्पतिक नाम। बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये आपको दिए नहीं रहेंगे, आपको याद करना है। 4 प्लांट के नाम आपको याद रखने हैं, 5 प्लांट के नाम आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ आपको उनके बॉटनिकल नेम भी याद रखने हैं। तो यहां आपको ही याद करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे प्लांट हैं जो क्रूसीफेरी फैमिली के हैं। सबसे पहले बात करें बेटा हम सरसों की। सरसों क्रूसीफेरी फैमिली है। क्रूसीफेरी फैमिली को बेटा ब्रेसिकेसी फैमिली भी कहा जाता है। कौन सी फैमिली कहा जाता है, ब्रेसिकेसी। तो डेफिनेटली बेटा आप समझ गए होंगे कि जिसमें भी ब्रेसिकेसी, ब्रेसिका नाम लगा है वो क्या है, क्रूसीफेरी फैमिली है। तो सरसों का जो मेरे बच्चों नाम है यहाँ पर वो क्या है, ब्रासिका कंप्रेस्टिस। क्या नाम है बेटा, ब्रासिका कंप्रेस्टिस। याद रखना है बेटा आपको, कोई दूसरा चारा नहीं है। राई का बेटा नाम क्या है, ब्रासिका जेनेसिया। सलजम की बात करें बेटा तो सलजम का नाम है ब्रासिका रैपा या ब्रासिका रापा। मूली का नाम रेफिनस सटाइवर। फूल गोभी का नाम ब्रासिका ओलिरेशिया। पत्ता गोभी का नाम ब्रासिका कैपिटाटा।
गांठ गोभी का नाम ब्रासिका कोलेरापा, और चांदनी का नाम बेटा क्या है, ऑर्बेरिस अमारा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पौधों के नाम बेटा आपके लिखे हुए हैं। आपको किन्हीं 5 पौधों के नाम याद रखने जो आपको याद हो सके, अच्छी तरह से याद रखना। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा चांस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। आपके सिलेबस में 4 फैमिली है, चारों फैमिली में बेटा बात करें हम, क्रूसीफेरी है एक फैमिली, दूसरी बेटा क्या है, सोलिनेसी है, तीसरी मालवेसिया, चौथी ग्रेमनी है। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या है, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। उसके बाद बेटा क्या है, सोलेनेसी। भाई जरूरी नहीं है कि आप सीरियल टेस्ट से याद रखें, सोलेनेसी है ना। तीसरा बेटा मालवेसी, मालवेसी, और चौथी फैमिली मेरे बच्चों जो आपके सामने निकल के आएगी वो आएगी ग्रेमिनी। तो ये 4 फैमिली आपके सिलेबस में है। चारों फैमिली के 5-5 प्लांटों के नाम आपको याद होने ही होने चाहिए, इसमें कोई दूसरा इसका तरीका नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। और इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चनों में 70% चांस रहेंगे कि आपका यही के यही क्वेश्चन आपका उठ के आ जाएगा सीधा। तो ध्यान रखना बेटा, क्या क्वेश्चन, इन चारों फैमिली के 5-5 पौधों के वानस्पतिक नाम आपको याद करने हैं। इसमें मैं आपको कुछ नहीं करा सकता, सीधा सा नाम लिखे हैं आपके नोट्स में होंगे, उनको आपको याद करना है, रट लेना है पूरी तरह से, जिससे आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। दूसरा बेटा देखेंगे इससे जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है बेटा, क्रूसीफेरी फैमिली के, चलो बेटा पहले तो एक चीज देख लेते हैं, पहले चारों फैमिलियों के नाम और उनके वानस्पतिक नाम देख लेते हैं। चारों फैमिली को देखो बेटा, दूसरी फैमिली क्या हो गई, सोलेनेसी। आपके सामने नाम लिखे हैं बेटा, याद करना है आपको। आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम, बैगन का सोलेनम मेलोंजिना, टमाटर का लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, मिर्च का कैप्सिकम एनम, धतूरे का धतूरा एल्बा, इसके बाद पिटूनिया का पिटूनिया एल्बा, तंबाकू का निकोटियाना टोबेकम, अश्वगंधा का बिथानिया सोमनिफेरा। ये अश्वगंधा जो है बेटा ये आपको नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि क्रॉप में भी ये नाम आपका एक चैप्टर नंबर 15 या 16 में बेटा ये नाम है, बिथानिया सोमनिफेरा अश्वगंधा आपकी मेडिसिनल क्रॉप में है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है बेटा, तो 2 फैमिली खत्म की हमने, अब हम चलेंगे बेटा तीसरी फैमिली पे। कौन सी फैमिली बेटा, तीसरी पे। तो तीसरी फैमिली अगर हम देखें बेटा तो क्या है, यहां पर देखिए बेटा मालवेसी फैमिली है। कौन सी फैमिली है, मालवेसी। इसको गुड़हल फैमिली या हिबिस्कस फैमिली भी कहा जाता है। तो गुड़हल का नाम बेटा क्या होगा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसका भिंडी बेटा क्या होगी, हिबिस्कस एस्कुलेंटम। क्या होगा बेटा, हिबिस्कस एस्कुलेंटम या एस्कुलेंटस, वापिस एस्कुलेंटम याद रखना तो ज्यादा अच्छा है, हिबिस्कस एस्कुलेंटम। ठीक है बेटा, दूसरा बेटा पटसन क्या है बेटा, हिबिस्कस कैनाबिनस। सब क्या बेटा देखो हिबिस्कस, मैंने आपको कहा इसको हिबिस्कस फैमिली कहते हैं। ठीक है बेटा, कपास का देखो बेटा गोसिपियम इंडिकम है ना, और बेटा हॉलीहॉक का एस्थिया और रोज क्या। तो बेटा ये क्या है, 1 2 3 2 5 बेटा दिए हैं नाम, और बहुत सारे आप इसमें पढ़ सकते हो है ना। भिंडी हो गई बेटा, कपास हो गया, पटसन हो गया, जूट हो सकता है बेटा इसमें। तो ये क्रॉप के बेटा नाम याद रख सकते हो, सिंपल सिंपल आपको याद रखना है। ये हमारी 3 फैमिली खत्म होती है बेटा। इसका चौथी फैमिली को अगर हम देखेंगे तो हमारी ग्रेमनी फैमिली आती है। ग्रेमनी फैमिली बेटा फिर वही 5 नाम याद आपको रखने हैं, धान का ओराइजा सटाइवा, गन्ने का सेक्रम ऑफिसिनेरम, गेहूं का टीटिकम एस्टिवम, इसके बाद बेटा मक्के का, मक्के क्या बेटा बताओ बेटा, मक्के क्या है, सीधे से जियामेज, जियामेज, जियामेज एवाटा, जियामेज सेकेरेटा, जियामेज इसकी वैरायटी होती है बेटा। उसके बाद बहुत सारे जियामेज इंडिका भी लिख सकते हो। ज्वार का बेटा सोरगम बल्गेयम, सोरगम बल्गेयर, जौ का हार्डगम बल्गेयर, और दूब का बेटा साइनोडॉन डेक्टिलॉन। ठीक है बेटा, इसका गेहूंसा भी हो सकता है, बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन आपको 5 प्लांटों के नाम याद रखने हैं। बांस है बेटा बम्बू है ना। ठीक है बेटा, आगे आगे जाइए। तो बेटा ये क्या हो गई, हमारी तीनों फैमिली के नाम और उनके वानस्पतिक नाम बेटा यहाँ पर हो गए। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन बेटा चारों फैमिलियों के पुष्प सूत्र, चारों फैमिलियों के पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र ये आने के चांस। एक काम करो बेटा, मैं सीरियलिटी से बताता हूँ। सबसे ज्यादा चांस बेटा नाम और बॉटनिकल नाम याद रख लिया आपने। दूसरे नंबर पे जो चांस है पहले उसको देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले दूसरे नंबर का चांस देख लीजिए बेटा। दूसरे नंबर का चांस होता है इस क्वेश्चन के आने का।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। दूसरे नंबर पे इस क्वेश्चन के चांस आते हैं आने के। 2 क्वेश्चन भी आपने अच्छे से पूरी तरीके से याद कर लिए तो समझो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसे बेटा? क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रूसीफेरी फैमिली का आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बताइए। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का मतलब मेरे बच्चों होता है कि हम उसका क्या उपयोग करते हैं, जो उपयोग हमें आर्थिक रूप से मदद दे, इकोनॉमिक रूप से हमें क्या करे बेटा, सपोर्ट करे। सबसे पहले बेटा मस्टर्ड की अगर हम बात करें, मस्टर्ड बेटा क्रूसीफेरी फैमिली से है, तो मस्टर्ड के बीजों से बेटा क्या किया जाता है, तेल प्राप्त किया जाता है। हो गया इकोनॉमिक। तेल को बेटा बेचा जा सकता है, तेल प्राप्त किया जा सकता है। और बेटा इसकी खली जो होती है बेटा, तेल निकालने के बाद जो बचता है बेटा, वो केक बचती है, उससे बेटा पशुओं को भी खिलाई जा सकती है, पशुओं को खिलाया जाता है। यहाँ पे दे दिया 38 से 40% या 33 से 40% तक बेटा क्या होता है, सरसों में तेल देखने को मिलता है। मूली बेटा सभी को पता है सब्जी के रूप में या सैलेड के रूप में उपयोग की जाती है। शलजम बेटा सभी को पता है सब्जी बना लो या सलाद बना दो बेटा। गोभी आप सभी जानते हो, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी भी सभी का उपयोग सब्जी बनाने में करेंगे। चांदनी बेटा, चांदनी क्या होता है बेटा, चांदनी क्या होती है बेटा, यहाँ से बेटा एक शोभाकारी पौधा है, एक शोभाकारी यानी कि ऑर्नामेंटल गार्डन में उपयोग करने वाला, सजावट में उपयोग किए जाने वाला एक पौधा है। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ में आ गई। ऐसे बेटा आपको ये क्रूसीफेरी फैमिली है, ऐसे आपको सभी फैमिलियों के याद रखने हैं। मैं आपको खुद दिखाता हूं बेटा, यहाँ पर आप सभी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से पढ़ लें। ठीक है बेटा, जैसे सॉलिनेसी की बात करें बेटा, तो सब्जी बनाने में मसाले के रूप में जानते हो बेटा, मसाले से मिर्च से मसाला बनाया जाता है। औषधि यानी कि दवाई बनाने में जैसे धतूरा और अश्वगंधा हो गया बेटा। सुंदरता और सजावट के लिए रातरानी हो गई बेटा। उद्योग में बेटा तंबाकू, तंबाकू का उपयोग उद्योग में किया जाता है। उद्योग मतलब होता है बेटा फैक्ट्रियों में। कहाँ पे किया जाता है बेटा, फैक्ट्रियों में किया जाता है, बिजनेस पर्पज से किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फलों के रूप में बेटा टमाटर और रसभरी का उपयोग फल के रूप में किया जाता है, तो ये सोलिनेसी फैमिली के प्लांट का महत्व है, इंपॉर्टेंस है, आपको बेटा इसको अच्छे से देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है बच्चे, इसके बाद बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है मालवेशी फैमिली। कौन सी फैमिली आती है बेटा, मालवेशी फैमिली। मालवेशी फैमिली में क्या होगा बेटा, देखिएगा गुड़हल एक शोभाकारी पौधा है, इससे ये बेटा बागों में फ्लावर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। भिंडी बेटा सब्जी के रूप में हो गया। पटसन से बेटा रेशा प्राप्त किया जाता है, रस्सियां बनाई जाती हैं। कपास से बेटा कॉटन रुई प्राप्त की जाती है। और हॉलीहॉक बेटा क्या है, एक शोभाकारी पौधा है, इससे बेटा क्या होती है, शोभा बढ़ती है। तो ये चीजें बेटा आपको याद हो जाएंगी मालवेशी फैमिली में। अब आते हैं बेटा हम ग्रैमनी फैमिली में। किसमें आते हैं, ग्रैमनी फैमिली। देखो बेटा मैं बहुत जल्दी सिलेबस आपका करवा रहा हूं, आप बस इसी स्पीड से आपको बैच कोर्स में रहना है। अगर इसी स्पीड से रहेंगे तो लगभग बेटा हम 1 से 1.5 घंटे में आपके 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और जब ये 5 चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेटा बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है बेटा, अगर हम ग्रैमनी फैमिली की बात करें बेटा, तो भोजन के रूप में बेटा ग्रैमनी फैमिली का उपयोग बेटा भोजन के रूप में, भाई सारे भोजन से भी आटा बनाए जाते हैं, वो सब ग्रैमनी फैमिली के आटे से बनाए जाते हैं। तो बेटा ये आपको इंपोर्टेंट रखना है बेटा। गन्ने का उपयोग बेटा क्या किया जाता है, गुड़ और शक्कर बनाने में। बांस का उपयोग बेटा बहुत सारे चारपाई, इमारत बनाने, बिल्डिंग बनाने, बहुत सारी चीजों में कंस्ट्रक्शन में बेटा क्या किया जाता है, बांस का उपयोग किया जाता है। दूब घास का उपयोग बेटा क्या होता है, दूब घास पशुओं को चारा खिला सकते हैं बेटा। ये बेटा पूजा वगैरह में इसका उपयोग, हमारे यहाँ बेटा क्या होता है, पूजा वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। पूजा करते हैं तो उसमें बेटा क्या किया जाता है, दूब घास का उपयोग किया जाता है। खस घास बेटा, तो खस घास की जड़ों से बेटा आपको पता होगा इत्र बनाया जाता है। खस एक ग्रास होती है, घास होती है, जिसकी जड़ों से बेटा क्या बनाया जाता है, इत्र या सेंट बनाया जाता है। तो ये मेरे बच्चों क्या हो गए, ग्रैमनी फैमिली के उपयोग हो गए। तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए। चारों फैमिलियों के बेटा आपको 5-5 पौधों के नाम याद रखने हैं और चारों फैमिलियों के आपको इंपोर्टेंस याद रखने हैं कि ये भाई काम में क्या आता है, इसका क्या काम होता है, क्या करते हैं हम इसका। ठीक है बेटा, 2 चीजें समझ में आई। तीसरा बेटा इसका जो क्वेश्चन निकल के आता है वो ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। ये डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम बेटा, तो ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो आपका लिखा हुआ है ये होता है फ्लोरल फॉर्मूला और ये होता है फ्लोरल डायग्राम। तो ये दोनों बेटा आपको लिखने हैं। समझाने की अगर बात करें बेटा तो फ्लोरल केवल फ्लावर को समझने के लिए एक क्लास बहुत है, इसलिए आपको सिंपल सा अभी आप इतना करें, अभी एग्जाम आपके नजदीक है। पीएटी वाला जब हमारा बैच होगा तो बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी बेटा आप लोग क्या करें, केवल इसको समझ लें और इसको अच्छे तरीके से छापना सीख लें। आपको जैसे ही आपने इसको छापना सीख लिया, आपके 4 नंबर या 5 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पक्के हैं। ठीक है बेटा, दूसरा देखते हैं बेटा। तो दूसरा बेटा आपके सामने सोलिनेसी फैमिली का है, बहुत अच्छे से आपके नोट्स में मिल जाएगा, आपको एज इट इज छापना है। तीसरा बेटा इसी तरीके से आपको मालवेशी फैमिली का आपके सामने दिया गया है।
मालवेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है, आप अच्छे से तैयार करें और अच्छे से बेटा इसको क्या करें, छाप कर रखें। इसके बाद मेरे बच्चों हम लोग बात करेंगे क्रूसिफेरी फैमिली की, सॉरी बेटा ग्रेमनी। तो ग्रेमनी का बेटा ये फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया है और ये उसका डायग्राम दिया गया है, दोनों चीजें आप छाप लें और अच्छे से समझ लें। दूसरा बेटा इंपोर्टेंट, और मैं आपको एक अनाउंसमेंट यहाँ पे करता हूँ। हम लोग सेकेंड अनाउंसमेंट अब हमारा ये है, हम लोग कोशिश करेंगे जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे तो गैप में बड़ी बड़ी क्लासें इनकी रखेंगे बेटा, तीनों सब्जेक्ट की 4-4, 5-5 घंटे की क्लासें रखेंगे, जिससे आपका सिलेबस को 1 से 2 बार बेटा हम लोग गैप में कंप्लीट कर पाए। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये बेटा हमारा क्या होता है, चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब बच्चे समझिए अच्छे से, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर जो 13 आपका होने वाला है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, ये चैप्टर बेटा, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जो मैंने आपको बताया है कि जो पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बेटा क्या होगा, यहाँ की इसकी 1 लाइनर ओटी इस चैप्टर की मिल जाएंगी, आप उनको पढ़ लें। पढ़कर अगर आपको कोई डाउट होता है अंडरलाइन करके रख लें। हम लोग बेटा जब गैप होगा तब भी क्लास लेंगे, वहां पर आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो आप में व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको दे पाऊं। ठीक है, अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 यानी कि चैप्टर नंबर 14, इसका नाम है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी। बहुत अच्छा चैप्टर है, समझने लायक चैप्टर है। अगर यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई हैं तो 14 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको पूरी क्लास में अच्छे से समझना है, मोबाइल से निगाहें आपको अलग नहीं करनी है। ठीक है बच्चे, तो इस चैप्टर नंबर 14 को जब हम कंप्लीट करेंगे तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन का आपसे यही पूछा गया है कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है और प्लांट ब्रीडिंग की इंपोर्टेंस क्या है। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, इसकी इंपोर्टेंस या महत्व क्या है। ठीक है बेटा, पादप प्रजनन क्या है, इसके उद्देश्य ऑब्जेक्ट पूछे गए बेटा, उद्देश्य या ऑब्जेक्ट पूछे गए। ठीक है बेटा, देखते हैं क्या लिखा है। पादप प्रजनन एक वैज्ञानिक विधि है, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग इज अ साइंटिफिक मेथड। इन दिस मेथड क्या बेटा, इसके द्वारा पौधों के गुणों में सुधार करके उन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। मतलब बेटा क्या मतलब है इसका, वो ये कह रहे हैं कि पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी साइंटिफिक मेथड है जिस मेथड में किसी भी प्लांट के कैरेक्टर्स को इंप्रूव करके, क्वालिटी को इंप्रूव करके उसे पहले से भी ज्यादा यूजफुल बनाया जाता है। ऐसी मेथड्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन के नाम से जानते हैं। क्या ऑब्जेक्ट है बेटा इसके, तो सबसे पहले आपने देखा पौधों के गुणों में सुधार करना, इसके द्वारा बेटा हम प्लांट के कैरेक्टर्स को सुधार सकते हैं। दूसरा बेटा अधिक उपज देने वाली जातियां। अब कैरेक्टर क्या होते हैं भाई, किसी खेत में गेहूं का उत्पादन कम हो रहा था, अब हमने ऐसी वैरायटी तैयार कर दी जो इससे क्या होगा बेटा, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो ऐसी जातियां तैयार करना जो अधिक उत्पादक हो सकती हैं। शीघ्र पकने वाली, जल्दी समय में या कम समय में पकने वाली जातियां तैयार करना। सूखा रोधी यानी ऐसी जातियां तैयार करना जो विपरीत मौसम में या कम पानी में भी अच्छे से खड़ी रह सके, ऐसी जातियों को तैयार करना। पौधों में नए क्षेत्र के लिए अनुकूलता विकसित करना। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि किसी एक प्रकार के पौधे को अगर मैं दूसरे इलाके में जाकर ग्रो करना चाहूं तो उसमें ऐसे कैरेक्टर्स ला देना जिससे वो नए क्षेत्र में भी आसानी से खड़ी रह सके, ऐसे उसमें कैरेक्टर बेटा क्या कर देना, पैदा कर देना, क्या कहलाता है, पादप प्रजनन कहलाता है। ठीक है बच्चे, अब यही बेटा इसके महत्व पूछे जाते हैं। तो कुछ नहीं होता बेटा, जो आपने करना लिया है ना, जिसका ऑब्जेक्ट जो होता है, तो बेटा लिखते हैं ऑब्जेक्ट में 2 लिखते हैं या 4 लिखते हैं, फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट कैरेक्टर, फॉर इम्प्रूव ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज,
तो इसमें 4 या 2 लगाते बेटा, किसमें, उद्देश्य में, ऑब्जेक्ट में। और जब भी बेटा कभी हम इसकी इंपोर्टेंस पढ़ते हैं तो जाता है जाति लगा देते हैं, है ना बेटा, क्या लगाते हैं, जैसे गुणों में सुधार हो जाता है, अधिक उपज देने वाली जाति तैयार हो जाती हैं, शीघ्र पकने वाली जाति तैयार हो जाती हैं, और रोग रोधी और कीट विरोधी हो जाती हैं, कम पानी चाहने वाली बेटा और नए क्षेत्र के लिए अनुकूलता विकसित हो जाती है। मतलब ये इंपोर्टेंस है, इसका ऐसा करने से इससे ऐसा हो जाता है। ठीक है बच्चे। अब देखिएगा बेटा दूसरा क्या है, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स। क्या है जेनेटिक्स, देख लीजिए बेटा। जेनेटिक्स क्या है बेटा, देखो, जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी। अनुवांशिकी वह शाखा है, अनुवांशिकी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक बायोलॉजी की ऐसी शाखा जिस शाखा में हम वंशानुगति और विविधता यानी कि हेरिटेबिलिटी का अध्ययन करते हैं। हम ये पता लगाते हैं कि कैसे कैरेक्टर माता पिता से संतान में पहुंचते हैं और कैसे उनमें विविधता आ जाती है। क्या पता करते हैं बेटा, अर्थात वह विज्ञान जिसके द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि लक्षण माता पिता से संतान में कैसे पहुंचते हैं एवं कैसे प्रकट होते हैं, दिखाई कैसे देते हैं और उनमें कैसे विभिन्नता आ जाती है। मतलब अगर हम ये कहें कि माता पिता से पैदा होने वाली संतान उसी माता पिता जैसी होगी तो ऐसा भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बेटा क्या होता, सूर्यवंशम के अमिताभ बच्चन पैदा होते सब जगह। अमिताभ बच्चन देखा सूर्यवंशम में, जैसे पिताजी की शकल वैसी बच्चे की शकल। लेकिन आपने देखा होगा जनरल एटमॉस्फेयर, जनरल बिहेवियर में ऐसा नहीं होता। ये पता होता है हमें कि लक्षण माता पिता संतान में ही आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है जैसे जिसके माता पिता होते हैं वैसे उसकी संतानें होती हैं, लेकिन हूबहू भी नहीं होती, यानी कि उसमें डिफरेंस भी आ जाता है। तो कैसे माता पिता से संतान में लक्षण पहुंचते हैं, कैसे उनमें विभिन्नताएं आ जाती हैं, इसकी स्टडी करना ही बेटा क्या कहलाता है, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी कहलाती है। तो देखेंगे बेटा जेनेटिक्स का उपयोग क्या है बेटा, मनुष्यों की जाति सुधारने में, पशुओं की नस्ल को सुधारने में, फसलों की नस्ल, फसलों की किस्म सुधारने में, फसलों की बेटा क्या सुधारने में, किस्म को सुधारने में। अनुवांशिकी द्वारा फसलों के गुणों में सुधार किया जा सकता है और मनुष्य एवं जानवरों में रतौंधी, हीमोफोलिया होगा बेटा, है ना, हीमोफोलिया जैसे अनुवांशिक रोगों को दूर किया जा सकता है। तो ये बेटा अनुवांशिकी के या जेनेटिक्स के इंपोर्टेंस है, महत्व है। ठीक है बेटा। अब देखिएगा बेटा यही इसमें चैप्टर में समझने लायक है, तीनों नियम अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएंगे। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन क्या दिया गया है, मेंडल के अनुवांशिकी के या मेंडल के वंशानुगति के कितने नियम हैं। आपको मैंने बताया बेटा कि कैसे कैरेक्टर माता पिता से संतान में जाते हैं, इसे बेटा हम अनुवांशिकी कहते हैं। और अनुवांशिकी की स्टडी जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले की थी उसका नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। नाम क्या था बेटा उनका, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो वही मेंडल है बेटा जिनका पूरा नाम जेजी मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने बेटा 3 नियम के द्वारा समझाया कि कैसे कैरेक्टर माता पिता से संतान में पहुंचते हैं। क्या नियम थे बेटा, पहला नियम था उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम बेटा उनका था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अभिवन का नियम। 3 नियम बेटा मेंडल ने दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम। इन 3 नियम पर ही पूरी जेनेटिक्स टिकी हुई है। ठीक है बेटा, हालांकि मेंडल ने 3 दिए थे, इनमें से 2 ही प्रतिपादित हुए, 2 ही पास है, 2 ही अभी चल रहे हैं, लेकिन मेंडल ने 3 दिए थे बेटा, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अभिवन। तीनों नियमों को 1 बाय 1 समझते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे, मेंडल ने कैसे पता किया था कि कैरेक्टर माता पिता से संतान में कैसे पहुंचते हैं। सबसे पहला बेटा इनका नियम है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझिएगा बेटा, कह रहे हो सर आज क्या हो गया, आज गुलाब के फूल लगा के, आपके लिए नहीं है बेटा, आप केवल समझने के लिए है ना, आपको लेना नहीं है, केवल समझना है। नहीं तो आप बेटा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के गुलाब के फूल लेके दौड़ते फिरो मोहल्ले में, है ना। तो अभी समझना है केवल आपको। देखो बेटा क्या समझना है, यहां पर बेटा मेंडल जो थे, मेंडल ने क्या कहा या क्या किया,
मेंडल ने बेटा जब दो पौधों के दो विरोधी रूप, पौधों के दो विरोधी रूप का मतलब क्या है बेटा, मेंडल ने किया क्या, सबसे पहले समझो, बेसिक समझो बेटा। मेंडल ने किया एक मटर का पौधा लिया था बेटा, यहां मैंने गुलाब लिखा है, दिया है एग्जाम्पल में, मेंडल ने मटर का पौधा लिया था। तो मटर के पौधे में मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे में एक प्लांट था जिस प्लांट का फूल का कलर बेटा रेड था, लाल कलर का फूल था, समझना बेटा। मेंडल ने एक प्लांट सिलेक्ट किया जिस प्लांट के फ्लावर का कलर कैसा था, रेड था, समझना बेटा। दूसरा पौधा लिया जिस पौधे के फ्लावर का कलर व्हाइट था। मेंडल ने बेटा, मैं कह रहा हूं मेंडल ने मटर लिया था, गुलाब नहीं लिया था, मेंडल ने क्या लिया था, मटर लिया था, ठीक है बच्चे। तो मेंडल ने एक लंबे लाल, या बेटा मेंडल ने एक लाल फूल वाले पौधे का क्रॉस एक सफेद फूल वाले पौधे से कराया। जब इन दो पौधों का आपस में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन का मतलब बेटा इससे पैदा होने वाली जो संतानें थी उसके सभी पौधों में लाल कलर के फूल आए। फिर बेटा क्या कह रहा हूं मैं, मेंडल ने एक लाल फूल का क्रॉस एक सफेद फूल वाले पौधे से कराया, तो उससे प्राप्त होने वाली संतानों में सभी के सभी फूल लाल रंग के दिखाई दिए। इसका मतलब यह हुआ कि जब दो विरोधी गुणों को, जब किसी गुण के दो विरोधी रूप, गुण तो बेटा एक ही है, फूल का कलर कैरेक्टर है, जब किसी कैरेक्टर के दो विरोधी रूपों का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में, मतलब पहली पीढ़ी में केवल एक ही कैरेक्टर दिखाई देता है, मतलब या तो लाल फूल आते या व्हाइट फूल आते, एक ही तरह के कैरेक्टर दिखाई देंगे। इसे ही डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम कहा, मतलब जो प्रभावी हुआ उसने अपने लक्षण दिखा दिए, जो अप्रभावी हुआ यानी कि जो रिसेसिव हुआ उसने अपने आप को छुपा लिया। समझ में आ गई बात की नहीं, एक बार फिर बता रहा हूं। मेंडल ने एक लंबे लाल फूल वाले मटर के पौधे का क्रॉस, जब एक लाल फूल वाले मटर के पौधे का क्रॉस सफेद फूल वाले मटर के पौधे से कराया तो F1 जनरेशन में सभी पौधे लाल फूल वाले प्राप्त हुए। इसका मतलब एक कैरेक्टर ने अपना प्रभाव दिखाया, दूसरा कैरेक्टर छुप गया। जो कैरेक्टर प्रभाव दिखाता है उसे प्रभावी कहते हैं, जो छुप जाता है उसे अप्रभावी कहते हैं। इसे ही मेंडल का प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। बताओ मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है बेटा। दूसरा देखिएगा बेटा, यहां पर दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा पृथक्करण का नियम। किसका नियम बेटा? पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ बेटा सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है समझिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, यहां पर बेटा दो रूप दिए गए हैं। मान लो बेटा यहां पर सीड का कलर, यहां पर क्या मान लेते हैं, सीड का कलर। मतलब आपने मटर के दाने देखे होंगे, जनरली मटर के दाने जब सूख जाते हैं, पक जाते हैं तो वो पीले कलर के हो जाते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि मटर के दाने हरे रहें, सफल मटर होती है ना हरे दाने की, इस तरह से हरा कलर रहे। तो मेंडल ने क्या किया, कुछ ऐसे पौधे थे जिनका दाना पकने के बाद येलो हो रहा था और कुछ ऐसे थे जिनका ग्रीन रह रहा था। जब इन पौधों का आपस में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में, किसमें बेटा? F1 जनरेशन में सभी पौधे बेटा कैसे हुए, पीले प्राप्त हुए, यानी कि पीले सीड वाले, पीले दाने वाले पौधे प्राप्त हुए। जब इन पौधों का मेंडल ने आपस में क्रॉस कराया, इन पौधों का क्रॉस बेटा F2 जनरेशन में एक कैरेक्टर Y है, एक कैरेक्टर स्मॉल y है, एक कैपिटल Y है, एक स्मॉल y है। जब इन पौधों का आपस में कैरेक्टर क्रॉस कराया तो चार तरीके के पौधे प्राप्त हुए। पहला था कैपिटल Y, दूसरा कैपिटल Y स्मॉल y, तीसरा कैपिटल Y स्मॉल y और चौथा स्मॉल y स्मॉल। मतलब आप बेटा स्पष्ट रूप से देख पा रहे होगे कि तीन पौधे तो यहाँ पीले मिले और एक पौधा हरा मिल गया। देखो बेटा आपको सामने दिख रहा होगा, एक पौधा हरे सीड वाला मिल गया कि नहीं? समझो बेटा, मेंडल ने जब दो पौधों का आपस में क्रॉस कराया तो यहाँ पर केवल एक ही कैरेक्टर यानी कि प्रभावी कैरेक्टर दिखाई दिया था। जब प्राप्त पौधे का आपस में क्रॉस कराया, देखो बेटा प्राप्त पौधा कैपिटल Y स्मॉल y है, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y का जब क्रॉस आपस में कराया तो एक पौधा बेटा क्या हुआ, जो छुपा हुआ कैरेक्टर था वो क्या हुआ बेटा, बाहर निकल के आ गया। इसे बेटा हमने क्या कहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम दिया। ठीक है बेटा। जब किसी एक गुण के दो विरोधी रूपों का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में केवल एक ही रूप दिखाई देता है, दूसरा रूप छुप जाता है। जो रूप दिखाई दिया उस पौधे का जब F2 जनरेशन में, अगले वाली जनरेशन में क्रॉस कराया जाता है
तो F2 जनरेशन में छुपा हुआ कैरेक्टर बाहर निकल के आ जाता है। इसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट बेटा क्या है, स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असोर्टमेंट बेटा ये कहता है कि जब किसी पौधों के दो गुण लिए जाए, कितने गुण लिए जाए बेटा, दो गुण। यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा बेटा आपको इस तरीके से, कैपिटल बाई, कैपिटल बाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। मतलब बेटा ये बाई शो कर रहा है बेटा यहाँ पर एक चीज को, और बेटा जैसे ये येलो कलर और ये आर शो कर रहा है दूसरी चीज को। दो कैरेक्टर है, एक बाई का कैरेक्टर है, एक आर का कैरेक्टर है। जब दो पौधों का क्रॉस दूसरे पौधे से करवाया गया और इसके भी दो रूप लिए गए। देखो बेटा ये बाई कैपिटल है तो ये स्मॉल है। जैसे मान लीजिए बेटा ये हाइट मान लो या ईल्ड मान लो, ये बाई कैपिटल वाई ईल्ड है, उत्पादक है, ये अनुत्पादक है, या ये कहे कैपिटल बाई जो है वो टॉल है, ये स्मॉल है, ये लाल फूल है, ये सफेद फूल है। दो अलग अलग कैरेक्टर हो गए। ये हो गया वाई, मतलब क्या हो गया बेटा, कुछ भी मान लो, वाई मतलब हाइट मान लो, तो ये येलो कलर मान लो, ये येलो कलर हो गया, ये ग्रीन कलर हो गया। पिछले बार हमने बाई को येलो कलर मांगना था ना, तो ये बाई क्या हो गया, येलो कलर, ये क्या हो गया, ग्रीन कलर, ये येलो कलर, ये ग्रीन कलर, ये रेड फ्लावर का कलर, ये व्हाइट फ्लावर का कलर। बेटा उन्होंने ये कहा कि जब दो विरोधी रूपों को लेकर आपस में क्रॉस कराया जाता है तो दोनों ही रूप स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। मतलब ये बाई केवल इस पर प्रभाव डालेगी, इस बाई पर प्रभाव डालेगी, आर पर प्रभाव नहीं डालेगी। समझ में आया बेटा, ये बाई इस बाई पर प्रभाव डालेगी, आर पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब प्रत्येक रूप स्वतंत्र रूप से अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसे ही स्वतंत्र अभिवन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कहते हैं। जब दो विरोधी रूपों को लेकर आपस में क्रॉस कराया जाता है तो दोनों ही रूप अपना स्वतंत्र प्रभाव दिखाते हैं। इसे ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट या स्वतंत्र अभिवन का नियम कहा जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बेटा, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा ही क्यों चुना था? ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे पूछते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में, हमने आपको बताया मटर के पौधे पर किया, लेकिन मटर के पौधे को ही उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया, उसके कारण क्या थे? सबसे पहला कारण बेटा, मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, इससे बेटा बीज तैयार करने में कम समय लगता है। दूसरा बेटा, मटर का पुष्प स्वपरागृत होता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। मटर के पुष्पों में परागण पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है। मटर के फूल में विपुंसीकरण, विपुंसीकरण का मतलब होता है ना मेल पार्ट को हटाना, तो विपुंसीकरण भी अच्छे से किया जा सकता है। और मटर के पौधे में विभिन्न लक्षणों के विरोधी रूप बेटा अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी कि कोई डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं बेटा तो उसमें आसानी से अलग अलग दिखाई दे जाते हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखो बेटा, जीनोटाइप और फिनोटाइप किसे कहते हैं? जीनोटाइप और फिनोटाइप बेटा देख लेना क्या होता है, समझिएगा। यह जीविक संरचना बेटा, किसी भी जीव की जीनों की संरचना, जीन किस तरीके के हैं इसको दिखाने वाला जो कैरेक्टर होता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। और बाहरी रूप, रंग और आकार को दिखाना बेटा क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, मतलब बाहर से दिखाई नहीं देता। किसी के जीन कैसे, भाई किसी के जीन कैसे दिखाई देंगे, अंदर छुपे हैं जीन, अंदर हैं, जीव के अंदर हैं। लेकिन ये बेटा क्या होता है, बाहरी रूप से दिखाई देता है। कैसा दिखाई दे रहा है? यह जीव की जीनिक संरचना, इसमें जीव की जीन एक संरचना समान होती है, मतलब जीव के जीन अंदर के समान होते हैं। इसमें बाहर के रूप, रंग, आकार होता है बेटा। ये एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में जीनोटाइप जो होता है 1:2:1 होता है, जबकि इसमें 3:1 होता है। कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t बेटा जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये लंबा है जीनोटाइप कैपिटल T लंबा है, स्मॉल t बौना है। लेकिन बेटा यहाँ पर देखें तो कैपिटल T लंबा है, लेकिन कैपिटल T स्मॉल t क्या है, संकर लंबा है। इसको भी क्या कह रहे हैं, लंबा कह रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है बेटा, अब आते हैं चैप्टर नंबर 15 में, चैप्टर नंबर 15 में। तो जैसा कि बेटा हमने चैप्टर नंबर 13 बताया था, वैसे भी चैप्टर नंबर 15 में भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वन लाइनर्स हैं, इनको आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताएंगे। तो ये मेरे बच्चों हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 तक कवर किया। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और चैप्टर नंबर 16 से लेकर 20 तक मैं कंप्लीट करवाऊं, या चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट कराऊं, या चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कराऊं, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर किस चैप्टर को पहले कंप्लीट करना है। जिस प्रकार के, जिस सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में से जिसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, मैं वही डिसाइड करूंगा कि आपके लिए क्या कंप्लीट कराना है। तो मेरे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।